अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ़िशेस के अंदर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेसेस को। तो जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स को इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह फ़िशेस के अंदर भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस के लिए गिल्स और किडनीज प्रेजेंट हैं। तो चले इस प्रोसेस को फ़िशेस के अंदर डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक्सक्रीशन को देखें तो एक्सक्रीशन जो है वो उसके लिए किडनीज फिशेस के अंदर प्रेजेंट है, और किडनीज की लोकेशन देखें तो ये बिल्कुल बॉडी की मिड लाइन के पास जो है वो प्रेजेंट है। और जो पेरिटोनियल कैविटी जो हमारे पास बॉडी कैविटी को लाइन करती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, उसके डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ये तो होगी हमारे पास किडनीज की लोकेशन। अब जैसे सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनीज में जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है या यूनिट ऑफ किडनी वो हमारे पास होता है नेफ्रॉन, तो बिल्कुल इसी तरह फिशेस के अंदर भी नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए। अब नेफ्रॉन के भी हमें पार्ट्स पता है। एक तो हमारे पास है ग्लोमेरुलस जो कि फिल्टरिंग स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह का ये ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है जिसके अंदर से जो ब्लड है वो फिल्टर होता है और सारे का सारा जो फिल्ट्रेट होता है, जो साल्ट होता है, वो बॉडी के अंदर जो है वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ट्यूबुलर सिस्टम। ये बिल्कुल हम ब्रीफली अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे अगर नेफ्रॉन को भी डिटेल से देखें तो नेफ्रॉन में भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो आगे जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसमें हमारे पास होता है वाटर रीअब्जॉर्ब। तो इस तरह जो है वो ग्लोमेरुलस का काम होता है साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर, और जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर सिस्टम है उसका काम होता है वाटर को बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब करना। तो ये दो हमारे पास है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर। इस तरह जो है वो आगे जो रिमेनिंग हमारे पास मटेरियल बच जाएगा वो हमारे पास जाएगा एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स या फिर कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, और इस तरह जो है वो बॉडी से आउट एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हमने देख ली एक्सक्रीशन। अब हम इसी एक्सक्रीशन को डिटेल के अंदर देखते हैं, पहले मैरीन फिशेस के अंदर और इसके बाद हम देखेंगे फ्रेश वाटर। तो चलिए पहले हम फ्रेश वाटर में देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे मैरीन के अंदर। तो फ्रेश वाटर में देखें तो हमें पता है जो फ्रेश वाटर होता है इसमें अब साल्ट्स की कंसनट्रेशन जो है वो बहुत कम है। फिशेस की बॉडी के अंदर देखें तो फिशेस के अंदर बॉडी के अंदर जो साल्ट्स की कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है फिशेस का जो ब्लड है वो हाइपरटोनिक है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। यानी फ्रेश वाटर के अगर कंपैरिजन में देखें तो फिशेस में साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अब फिशेस ने इस साल्ट की ज़्यादा कंसनट्रेशन को कैसे मेंटेन करना है? एक तो ये कि जब फिशेस जो है वो फ्रेश वाटर फिशेस जब फीड करेंगे तो फीड करने के दौरान सिर्फ और सिर्फ इनके माउथ से फूड ही एंटर होगी, ना कि फ्रेश वाटर एंटर होगा। तो इस तरह जो है वो वाटर जो है वो इतना ज़्यादा एंटर नहीं होगा माउथ के ज़रिए। ठीक है, अब दूसरा इनके पास क्या तरीका है? एक तो हमें पता है अब यहाँ पे क्या हो रही है जी, डिफ्यूजन। यानी कि क्योंकि हमें पता है कि बाहर के इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसनट्रेशन कम है, तो इसका मतलब है अगर फिशेस के बॉडी में साल्ट की कंसनट्रेशन तो ज़्यादा है, तो साल्ट जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो फिशेस की बॉडी से गिल्स के थ्रू लॉस्ट होता रहता है। इसी तरह वाटर भी डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो खुद ब खुद फिश की बॉडी में एंटर होता रहता है। तब फिश इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करती है कि साल्ट जो है वो एक तो डिफ्यूजन के ज़रिए लॉस्ट हो रहा है, लेकिन दूसरा साल्ट जो है वो फिश एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए गिल्स के ज़रिए ले भी रही है। एक तो ये मेथड है कि फिशेस जो फ्रेश वाटर फिशेस है वो अपनी बॉडी में साल्ट की कंसनट्रेशन को किस तरह जो है वो मेंटेन करती हैं। दूसरा अगर हम इसकी किडनी के देखें तो किडनी का जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट है नेफ्रॉन, उसमें हम देखेंगे कि इसका जो ग्लोमेरुलस है या फिल्टरिंग जो अपरेटस है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। यानी ग्लोमेरुलस जो है वो हाईली डेवलप्ड होने की वजह से साल्ट्स जो है वो ज़्यादातर यहाँ से दोबारा से फिल्टर आउट होके बॉडी के अंदर चले जाएंगे। और इस तरह जो है वो बाकी जो इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इसका मतलब है वाटर बहुत ही कम फिश की बॉडी में रीअब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह जो है ये फिश लार्ज वॉल्यूम में वेरी हाइपो ऑस्मोटिक यूरिन हमें एक्सक्रीट करती हुई नजर आएंगी। मतलब कि वाटर इनकी बॉडी से जो है वो ज़्यादा लॉस्ट हो रहा है और साल्ट्स की कंसनट्रेशन जो है वो फिश अपनी बॉडी के अंदर बचा रही है। तो इस तरह जो है वो फ्रेश वाटर फिशेज अपनी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट्स की कंसनट्रेशन को मेनटेन करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैरीन फिशेज को। तो मैरीन फिशेज में देखें तो मैरीन इन्वायरमेंट में हमें पता है साल्ट की कंसनट्रेशन होती है 3.5%, लेकिन अगर फिशेज की बॉडी में देखें तो फिशेज की बॉडी में साल्ट की कंसनट्रेशन है ओनली 0.65%। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे फिश की बॉडी का जो ब्लड है या फिश की बॉडी आ गई हाइपोटोनिक। ठीक है, तो अब ये हाइपोटोनिक है, इसने अब वाटर की कंसनट्रेशन को अपनी बॉडी में ज़्यादा रखना है और साल्ट की कंसनट्रेशन को कम रखना है मैरीन फिश ने। तो अब देखते हैं ये
इस तरह का जो मैकेनिज्म है ये किस तरह से करती है। तो देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पे फ्रेश वाटर के केस में देखा तो सार जो थे वो डिफ्यूजन के थ्रू खुद ब खुद लॉस्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाटर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वह लॉस्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट्स ज़्यादा हैं इस वजह से। तो फिश क्या कर रही है, फिश यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट को भी लॉस्ट कर रही है, ठीक है, ताकि साल्ट की कम कंसनट्रेशन है फिश की बॉडी में मेंटेन रह सके। दूसरा, फिश अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा करने के लिए क्या करेगी कि जब ये ईट करेगी, फीड करेगी, तो ये फूड के साथ साथ सी वाटर को भी लेगी, ठीक है। इस तरह जो है वो सी वाटर भी जो है वो एंटर होगा माउथ में। आगे गिल्स में हमने देख लिया कि कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो साल्ट्स फिश की बॉडी से जो है वो लॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किडनीज़ को देखें तो किडनीज़ में देखें हमें ए ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन नज़र आएगा। तो ए ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन क्या करेगा, अब यहाँ पे क्योंकि इसके पास फिल्टरिंग अपरेटस ग्लोमेरुलस तो है नहीं, इसका मतलब है साल्ट्स जो है वो बिल्कुल ही किडनी के ज़रिए सारे के सारे जो है वो एक्सक्रीट हो रहे हैं। साल्ट्स बिल्कुल भी फिश की बॉडी जो है वो किडनी के ज़रिए कंजर्व नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह जो है वो सारे के सारे साल्ट्स, आइंस, मैग्नीशियम, सल्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो हमें इसके जो यूरिन है उसमें नज़र आएंगे, और ये यूरिन की स्मॉल अमाउंट्स जो है वो स्मॉल वॉल्यूम में सिक्रीट करेगी, और इसका यूरिन जो है वो आइसोऑस्मोटिक होगा। मतलब इसका यूरिन में जैसे सी में थी 3.5% साल्ट की कंसनट्रेशन, तो इसके यूरिन में भी साल्ट्स की कंसनट्रेशन हमें 3.5% ही नज़र आएगी। साल्ट्स जो है वो इसके यूरिन में वो आइसोऑस्मोटिक है विद दी सी वाटर। ओके, तो ये हमने देख ली एक्सक्रीशन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों में, मैरीन फिशेज में भी और फ्रेश वाटर फिशेज में भी। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एलास्मोब्रांका केस में, क्योंकि हम वहाँ पे देख रहे थे टेलियोस्ट में, बोनी फिशेज में। तो यहाँ पे एलास्मोब्रांक्स, यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस फिशेज है, अब इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी होती है आइसोऑस्मोटिक विद द सी वाटर, यानी इनका ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन कम है तो इन्होंने कम को कैसे मेंटेन करना है, बल्कि अब इनकी बॉडी हो गई है आइसोऑस्मोटिक सी वाटर के साथ। तो ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर लेंगे यूरिया के अंदर। ऑफकोर्स ये काम जो है वो लीवर के अंदर होगा। और अब यहाँ पे अनयूजुअल चीज़ क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अमाइनो एसिड को सिक्रीट करते हैं। अब ये भी यहाँ पे यूरिया में क्यों कन्वर्ट कर रहा है अगर इसने अमाइनो एसिड सिक्रीट करना है, बल्कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने सिक्रीट यूरिया भी नहीं करना है इलास्मोब्राग ने, बल्कि ये जो यूरिया है ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के, वहाँ पे स्क्वीस्टेड हो जाएगा, मतलब सारी की सारी बॉडी में जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है वो जब इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी यूरिया की, तो क्या होगा, इनकी बॉडी जो है वो सी वाटर के साथ आइसो ऑस्मोटिक हमें नज़र आएगी। तो इस तरह जो है वो जितनी भी एनर्जी जो है वो यहाँ पे लगती है कि किडनीज के थ्रू जो है वो सारे के सारे आइंस को जो है फिश जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सिक्रीट करे, तो इस तरह की सारी एनर्जी जो है वो ये एलास्मोब्रांक्स कंजर्व कर ले तो इसको बाकी कामों में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अगर हम बाकी ऑर्गेनिज्म को देखें तो बाकी ऑर्गेनिज्म यूरिया की इतनी हाई कंसनट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं उसको टॉलरेट कर सकते। तो इसका मतलब है कि इनके जो टिश्यूज़ है वो इतने ज़्यादा वेल डिवेलप्ड हैं कि वो यूरिया की हाई कंसनट्रेशन को जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में अगर यूरिया की इतनी हाई कंसनट्रेशन हो तो ज़्यादातर इंजाइमेटिक जो सिस्टम्स होते हैं, जो इंजाइम्स होते हैं, वो इतनी हाई कंसनट्रेशन में वर्क नहीं कर सकते, लेकिन एलास्मोब्रांक्स के जो इंजाइम्स हैं वो वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह जो है इनकी बॉडीज आइसोस्मोटिक होती है सी वाटर के साथ। अब यहाँ पे भाई एलास्मोब्रांक की बॉडी हमने देख तो लिया आइसोस्मोटिक है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इनकी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसनट्रेशन या फिर यूरिया की कंसनट्रेशन सी वाटर से भी ज़्यादा हो जाए। तो इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए इनके पास एक तो इनकी गिल्स पे भी इस तरह की सर्फेसिस हैं कि आइंस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और आइंस को एक्सक्रीट भी कर सकती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जैसे हम पीछे टेलियोस्ट के अंदर भी देख के आए कि उनके गिल्स जो थे किस तरह फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो साल्ट्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, और इसके बाद जो है वो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट्स को जो है वो फ़िश के आउट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो इसके अलावा यहाँ पे अब एलास्मोब्रांक्स में भी गिल्स के ऊपर आइन एब्जॉर्बिंग और एक्सक्रीटिंग सर्फेसिस तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक रेक्टल ग्लैंड भी प्रेजेंट है। अब ये रेक्टल ग्लैंड का क्या काम है, इस रेक्टल ग्लैंड का काम है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जितना भी सोडियम क्लोराइड है उसको फिल्टर करना और उसको क्लोएका तक ले जाना, और आगे क्लोएका से जो है यही जो है वो बॉडी से आउट एक्सक्रीट हो जाएगा। अब क्लोएका हम इस तरह की ओपनिंग को बोलते हैं जो कि कॉमन पैसेज वे है कि जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, इसके अलावा
जो हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट है और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स हैं इस क्लोएकल ओपनिंग से बॉडी को लीव करती हैं। आगे हम देखते हैं डायड्रोमस फिशेस को। तो हमारे पास डायड्रोमस फिशेस इस तरह की फिशेस होती है जो दो इन्वायरमेंट्स के अंदर रहती हैं, यानी जो मैरीन में भी रह सकती हैं और जो फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं। एनाड्रोमस हमारे पास वो फिशेस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं। ठीक है, अभी तक हम एनाड्रोमस फिशेस को पढ़ रहे थे, ये एलास्मोब्रांक्स और टिलियोस्ट वगैरह को। अब यहाँ पे कुछ ऐसी भी है डायड्रोमस फिशेस, ठीक है, जिन्होंने दोनों इन्वायरमेंट्स के अंदर रहना होता है। जैसे कि हमारे पास है सालमन और लैम्प्रे। तो हमें पता है ये सालमन और जो लैम्प्रे, इनका जो लार्वल स्टेजेस हैं वो ज़्यादातर हमें फ्रेश वाटर के अंदर नज़र आती हैं, लेकिन जो अडल्ट स्टेजेस है वो हमें मैरीन के अंदर नज़र आती हैं। तो इनके गिल्स को इस काबिल लाजमी तौर पे होना चाहिए कि ये आइंस को ले भी सकें और इसके अलावा आइंस को सिक्रीट भी कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और फिश है फ्रेश वाटर ईल। तो उसमें क्या, उसमें लैम्प्रे या सालमन से बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब हमें जो अडल्ट स्टेजेस है वो फ्रेश वाटर के अंदर नज़र आती हैं और जो हमारे पास लावल स्टेजेस है वो हमें मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर नज़र आती हैं। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि इन सालमन, लैम्प्रे या फिर फ्रेश वाटर ईल के अंदर जो है वो सारे की सारी लाइफ हिस्ट्री में हमें इनके जो गिल्स हैं इतने ही वेल डेवलप्ड मिले। बल्कि जैसे फॉर एग्जांपल अब लैम्प्रे है, इसका जो लावल स्टेज होती है ये हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर होती है। तो इसका जो लार्वा है वो तब तक अपनी जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम है उसको लीव नहीं करता जब तक कि इसके पास इसके जो गिल्स हैं इस काबिल ना हो सके कि उस पर स्पेशल उसके पास पावर्स हो कि वो आइंस को टेक भी कर सके और आइंस को एक्सक्रीट भी कर सके। इसके बाद देखें तो जो 90% नाइट्रोजनस वेस्ट है वो फिशेस के अंदर अमोनिया के तौर पर ही एक्सक्रीट हो जाते हैं सराउंडिंग वाटर में। वैसे हमें पता है अमोनिया का जो है वो ज़्यादा वाटर की कंसनट्रेशन चाहिए होती है एक्सक्रीशन के लिए। तो फिशेस में तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिशेस ने तो रहना ही यहाँ पे एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर है। तो अब बाकी जो 10% हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट बचता है वो ज़्यादातर क्रेटेनाइन और यूरिया के तौर पर एक्सक्रीट हो जाता है। अब ऑफ कोर्स ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये अमोनिया से बनेंगी लिवर में, अमोनिया से क्रिएटिन और क्रिएटिनाइन और यूरिया की प्रोडक्शन होगी लिवर में और आगे एक्सक्रीशन हो जाएगी किडनी के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।